जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो साथियों, ये आपके इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप जान रहे हैं, रियल नॉलेज वर्ल्ड यानी सिलेक्शन पॉइंट जो है आप सभी के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च की है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7909090895 से पर क्या आपको व्हाट्सअप करना है। और जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है आपको। और फी जो है मात्र 299 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से, धन के संकेंद्रण की रोकथाम से, या कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि से, या किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। तो आर्थिक वृद्धि जो है वह आपका संबंधित है अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में परिणामात्मक जो है आपका परिवर्तन से संबंधित होता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में आपका परिवर्तन होता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, या इनमें से कोई नहीं, यानी कोई संबंध नहीं। तो आय और उपभोग में से जो है आपका आपका प्रत्यक्ष संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। आय बढ़ने पर उपभोग जो है व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से बिल्कुल जो है आपका कम होती है। जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? जब आय बढ़ती है तो खपत भी जो है किस अनुपात में बढ़ जाती है? समान अनुपात में, या कम अनुपात में, अधिक अनुपात में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब आय बढ़ती है तो खपत जो है कम अनुपात में जो है बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, कम अनुपात में। सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? सामूहिक जो है खपत होता है उससे तात्पर्य क्या है? घरेलू खपत, या व्यक्तिगत खपत, या स्व खपत, या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक खपत से तात्पर्य है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सामूहिक खपत से तात्पर्य ऐसी खपत से है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित एवं उपभोग की जाती है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन एवं उपभोग बड़े पैमाने पर एक साथ हो, सामूहिक खपत कहलाती है। जैसे स्कूल, विद्यालय, सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक यातायात आदि, ये जो है आपका सामूहिक खपत कहलाता है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे आपका निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो राष्ट्रीय आय जो है वह आपका किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा जो है आपका निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा जो है आपका निर्मित होती है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय, या राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति आय, या निवल राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब जीएनपी, ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो निवल राष्ट्रीय आय यानी एनएनआई जो है, यानी एनएनपी इसको भी बोला जाता है, प्राप्त आपका होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, या व्यक्तिगत आय, या निवल राष्ट्रीय आय, या सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर माइनस मूल्य ह्रास छूट कर दिया जाए तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका प्राप्त हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या होती है अब भी आपने देखा है, ठीक है। यानी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय यहाँ पे उत्पादन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। यहाँ पे आप इसको उत्पादन बना लेंगे, ठीक है, उत्पादन यहाँ पे हो जाएगा आपका। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, या राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आपको की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1956 में पहली बार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जारी किए थे। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? कीन्स, मार्शल, या माल्थस, या डेविड रिकार्डो। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का एक पुरस्कार है? तो मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, मार्शल ने कहा है। ब्याज के उपभोग स्थगन सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सीनियर ने प्रतिपादित किया था, जबकि इस संदर्भ में मार्शल ने शब्द स्थगन के बदले प्रतीक्षा का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहले जो इनका प्रयोग किया गया था सीनियर के द्वारा आपको किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय आपका नहीं है? मशीनरी खरीद, यानी मशीनरी जो आपका खरीद वे वाला हो जाएगा, या कारोबारी माल सूची में वृद्धि आपकी हो जाएगी, या कंपनी मुख्य संयंत्र का विस्तार हो जाएगा, या मकान की खरीद हो जाएगी। यहाँ पे आप फिर से आप क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा माल जो है सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है, ठीक है। सेवाओं पर जो है आपका निवेश व्यय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कंपनी मुख्य संयंत्र का विस्तार। जब कंपनी जो है मुख्य संयंत्र का विस्तार करती है तो यहाँ पे जो है आपका निवेश व्यय आपका नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय आपका नहीं है। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपभोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, या खपत, या निजी लेखा निर्माण। तो देखिए, अगर कोई परिवार जो है निजी उपयोग के लिए मक्खन घी अगर तैयार करता है तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो आपका निजी लेखा निर्माण, निजी लेखा ये आपका निर्माण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा आपका। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपभोग के लिए माखन घी तैयार करना निजी लेखा निर्माण का एक आपका भाग है। बहुराष्ट्रीय फर्म, बहुराष्ट्रीय जो है आपका फर्म, यहाँ पे देखिए क्या होता है। बहुराष्ट्रीय फर्म विदेशी सरकारों द्वारा चलाई गई एक कंपनी होती है, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, भारत में USA के व्यापारियों द्वारा संचालित एक कंपनी होती है, भारत तथा USA दोनों सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी होती है। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय अगर फर्म की बात करते हैं तो ये अनेक देशों में प्रचलित एक आपका कंपनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक राष्ट्रों में प्रचलित एक कंपनी होती है। बहुराष्ट्रीय फर्मों की बिक्री व्यवस्था का जाल विश्व के कई देशों में फैला हुआ है। बहुराष्ट्रीय फर्मों की उत्पादन तकनीक बहुत उन्नत होता है और इनकी ख्याति विश्व भर में फैली हुई है। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है
जो अनियमित मजदूरों को मजदूरी देने के लिए किए जाए, या कच्ची सामग्री की खरीद के लिए किया जाए, या परिवहन के लिए किए जाए, या मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए किया जाए। ऊपरी लागत का आज से क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर जब भी हम बात करते हैं ऊपरी लागत का, तो ये हो जाता है मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए लिए गए आपके जो भी आपका रुपया लिया था वो भी आपका हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऊपरी लागत उत्पादन की वे लागतें हैं जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र होती है। वास्तव में अगर हम बात करें तो फर्म ये लागतें उठानी ही पड़ती है, फर्म को जो है ना ये लागत आपको उठानी ही पड़ती है आपका। यदि फर्म थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद भी कर देती है तो इसमें लगान पर जो आपका लगान जो होता है वह भूमि या बिल्डिंग, उधार ली गई मुद्रा पर ब्याज, या इंश्योरेंस, या संपत्ति कर, या मूल्यह्रास, ठीक है, या अस्थायी स्टाफ की मजदूरी, वेतन आदि भुगतान में, ये सब जो है आपका फिर से जो है यानी पुनः जो आपका शामिल ही रहता है, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होता है आपका। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? किसी भी फर्म का जो है सुलाभ क्या होता है? लाभ में वृद्धि, बिक्री व्यय में कमी, या बाजार का प्रभुत्व, या उत्पादन लागत से में बचत आपका। तो देखिए, अगर किसी भी फर्म के अगर सुलाभ की बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका होता है बिक्री व्यय में कमी। अगर किसी अगर बात करें, नहीं, यहाँ पे देखिए ये बोला कि किसी फर्म के शुल्क यानी अच्छा लाभ के बारे में बोल रहा है ना, तो अच्छा लाभ अगर बोला जाए तो उत्पादन लागत में जितना अगर बचत हो जाता है तो वह आपका जो है अच्छा लागत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। उत्पादन लागत में जितना आपका बचत हो जाएगा ये आपका सुलाभ हो जाएगा। किसी फर्म के सुलाभ फर्म के उत्पादन लागत में बचत होती है जो उसे संपूर्ण उद्योग के विस्तार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्तिगत फर्म की उत्पादन मात्रा के स्तर पर निर्भर नहीं होती है तो मार्शल ने इसे ब्राहा बचत भी कहा है, ठीक है। ब्राहा जो बचत होता है इन्हें बोले हैं, कौन बोले हैं? तो मार्शल बोले हुए हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उन्हें मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर, या औसत दामों पर, या पश्च समीकृत दामों पर। तो जो आपके वास्तविक सकल घरेलू जो आपका उत्पाद होते हैं उन्हें मापा जाता है स्थिर दामों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। स्थिर दामों पर आपको मापा जाता है। जब जीडीपी की वर्तमान कीमतों के आधार पर गणना की जाती है तो उसे वर्तमान कीमतें या मुद्रा रूप यानी जीडीपी कहते हैं। दूसरी ओर जब जीडीपी की गणना गणना जो है एक दिए हुए इस वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर अगर की जाए तो उसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी अथवा वास्तविक जीडीपी कहते हैं। अगर यहाँ पे एक वर्ष में अगर किया जाए, स्थिर एक वर्ष में किया जाए तो ये आपका जो है जीडीपी अथवा वास्तविक जीडीपी ये कहलाएगा। अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी अगर निकालने की तरीका, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। वास्तविक जीडीपी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, यानी वास्तविक जीडीपी बराबर हो जाएगा वर्तमान वर्ष के लिए जीडीपी इंटू आधार वर्ष हो जाएगा, और वर्तमान वर्ष का जो सूचक होता है वो आपका हो जाएगा। तो इससे जो है आप वास्तविक जीडीपी जो है आप निकाल सकते हैं। भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? आयकर से, सीमा शुल्क से, संपत्ति कर से, या निगम कर से? तो भारत सरकार को जो है सबसे जो आपका अधिक जो है आपका आय जो है प्राप्त होता है वह आपका होता है निगम कर से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निगम कर से जो है भारत सरकार को सबसे अधिक जो है आपको आय प्राप्त आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न काल में भारत सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति निगम कर से यानी 19% आपका प्राप्त होती है। बजट 2019-20 के अनुसार भारत सरकार को अधिकतम कर जो है आय की प्राप्ति वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी तथा निगम कर से क्रमशः 19% एवं 21% तथा आयकर 16% से आपका होती है। तो सबसे जो अधिक होता है सरकार को आय वह होता है आपका निगम कर से। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। स्वरूप से जो है आपका जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह कैसा होता है? ह्रासमान आरोही, या क्रम ह्रासमान, या क्रम वर्धमान, या समानुपातिक। तो स्वरूप से अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये आपका क्रम वर्धमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। क्रम वर्धमान ही जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर
कर्म वर्धमान होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी क्षमता अनुसार खरीद कर भुगतान वस्तुओं के साथ कर देता है। वस्तुओं के दाम के अनुसार अप्रत्यक्ष कर क्रम वर्धमान कर होते हैं। महंगी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर अधिक होता है। तो जो आपके महंगी वस्तु होते हैं उन पर आपका अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा होता है। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, देखिए उसमें क्या होता है आपका, कर को प्रतिगामी जो है तब कहा जाता है जब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो कर को प्रतिगामी तब हम कहते हैं जब अमीरों की तुलना में गरीबों पर ये बहुत अधिक पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सभी फ्रेंड्स भी एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।